Hello students, good morning. Today we'll be studying about the torque and the potential energy stored in a dipole. Torque on a dipole and potential energy stored in a dipole. तो स्टार्ट करते हैं. तो ये और कल हमने एक और इस डाइपोल के बारे में पढ़ लिया था और फील्ड ड्यू टू डाइपोल पढ़ लिया था. आज देख लेते हैं टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल. अभी क्या होता है कि सपोज मान लीजिए आपके पास यहाँ पर कुछ येलो येलो लाइंस में इलेक्ट्रिक फील्ड है ना. आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है. इलेक्ट्रिक फील्ड है आपके पास इस डायरेक्शन में, जो मैंने यहाँ पर लाइन से लेफ्ट से राइट डायरेक्शन में दिखाया हुआ है. और आपके पास यहाँ पर ना दो चार्ज है. मैं एक्चुअली में डाइपोल है आपके पास रखा हुआ है, ये प्लस क्यू चार्ज का और ये माइनस क्यू चार्ज का. और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कुछ भी मान लेते हैं. इनके बीच में डिस्टेंस हम मान लेते हैं कि एल है. ये डिस्टेंस है एल और दूसरा डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंस एल दूसरी तरफ है. ये तो यानी कि दोनों के बीच में जो टोटल डिस्टेंस है वो है 2L. क्लियर. तो ये सेंटर है, ये L डिस्टेंस है, ये भी L डिस्टेंस है. अब यहाँ क्या है, तो सबसे पहले तो हम इसके ऊपर टॉर्क कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं. इसके ऊपर टॉर्क कितना लगेगा, फिर इसको फटाफट इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके इसका एनालिसिस कर लेंगे. तो सबसे पहले तो इसके ऊपर अगर देखेंगे प्लस क्यू चार्ज के ऊपर जो फोर्स लग रही होगी वो राइट डायरेक्शन में लग रही होगी हमारी, और उसकी वैल्यू क्या होगी ई इंटू प्लस क्यू. ऐसे ही जो माइनस क्यू चार्ज है उसके ऊपर जो फोर्स लग रही होगी वो लग रही होगी अपोजिट डायरेक्शन में, और उसकी वैल्यू होगी ई क्यू अपोजिट डायरेक्शन में. ई इंटू माइनस क्यू होता है, डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, कि माइनस क्यू चार्ज है. अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, हमें एक्चुअली हमने कोई एक ऐसी पोजीशन ली है जिसमें कि जो एंगल बना रहा है, ये जो डाइपोल है, डाइपोल जो एक्सिस है वो एंगल बना रही है विद द मेजर एक्स एक्सिस, जो ये एक्सिस थीटा एंगल बना रही है उससे. तो यहाँ पर इसके ऊपर टॉर्क क्या लगेगा, अगर हम देखेंगे कि टॉर्क क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना. फोर्स टॉर्क ड्यू टू फोर्स ऑन प्लस क्यू चार्ज वो होगा ई क्यू इंटू दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस. दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस विल बी व्हाट, दिस विल बी इक्वल टू एल साइन थीटा. सिमिलरली ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसकी वैल्यू है एल साइन थीटा नीचे. करेक्ट. तो टॉर्क ड्यू टू प्लस क्यू क्या होगा, टॉर्क ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज दैट विल बी इक्वल टू ई क्यू इंटू एल साइन थीटा. फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस अबाउट द ओरिजिन हो. ऐसे ही टॉर्क ड्यू टू माइनस क्यू डिस्टेंस, और ये जो टॉर्क ऊपर प्लस क्यू निकाला है ये है एक्चुअली में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है ना. और टॉर्क ड्यू टू माइनस क्यू क्या होगा, ई इंटू क्यू इंटू एल साइन थीटा, और ये भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा अबाउट ओरिजिन. ठीक है. नेट टॉर्क कितना हुआ, टॉर्क ड्यू टू प्लस क्यू प्लस टॉर्क ड्यू टू माइनस क्यू, बिकॉज दोनों का डायरेक्शन सेम ही है क्लॉकवाइज. तो ई क्यू एल साइन थीटा प्लस ई क्यू एल साइन थीटा, तो ये हुआ 2EQ एल साइन थीटा. अब हमें ये पता है कि ई क्यू इंटू टू एल साइन थीटा, हमें ये पता है कि क्यू इंटू टू एल क्या होता है, पी होता है. पी इज क्यू इंटू टू एल, यानी कि डाइपोल मोमेंट. तो हम इसको लिख सकते हैं ई पी साइन थीटा. अब ये जो आपके पास आया है टॉर्क नेट, इसको आप देखोगे ना, ये जो चीज़ जो मैंने निकाली है ई पी साइन थीटा, दिस ई पी साइन थीटा आपको पता होगा कि एक्चुअली में वेक्टर में एक क्रॉस प्रोडक्ट होता है. तो टॉर्क नेट हमारे पास क्या हो गया, टॉर्क नेट हो गया टॉर्क इज इक्वल टू पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, where sin theta is the angle between p vector and e vector.
है ना। तो ये टॉर्क की वैल्यू आ गई। तो ये आप टॉर्क, इस तरह से टॉर्क निकाला जाता है डायपोल के ऊपर। अब आ जाते हैं मिनिमम टॉर्क कब लगेगा और मैक्सिमम टॉर्क कब लगेगा। क्योंकि हमारे पास जो टॉर्क नेट की वैल्यू आई है वो आई है पीई साइन थीटा। और जब ये जो वैल्यू है टॉर्क नेट मैक्सिमम कब होगा, ये मैक्सिमम तब होगा जब टॉर्क, जब साइन थीटा मैक्सिमम होगा। सब साइन थीटा कब मैक्सिमम होता है, साइन थीटा की वैल्यू होती है 1, जो कि मैक्सिमम वैल्यू होती है वो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पर होती है। तो इसका मतलब जो हमारी जो टॉर्क, मैक्सिमम टॉर्क की जो वैल्यू होगी वो होगी पी ई साइन 90, यानी कि पी इंटू ई, ये हो गई टॉर्क मैक्स की वैल्यू। और मिनिमम कब होता है ये वाली चीज, जब साइन थीटा मिनिमम होता है। वो कब होगा, 0 डिग्री पे, क्योंकि साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू 0 होती है एट 0 डिग्री एंगल। तो टॉर्क की जो मिनिमम वैल्यू हो गई वो हो गई टॉर्क मिनिमम इज इक्वल टू पी ई साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री 0, तो इसकी वैल्यू हो गई 0। तो टॉर्क मिनिमम 0 हो गया। अब आपको ये समझ में आ गया कि टॉर्क कब इसका मैक्सिमम होगा कब मिनिमम होगा। जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी तब टॉर्क मैक्सिमम होगा, और थीटा की वैल्यू जब 0 डिग्री होगी तब टॉर्क मिनिमम होगा। ठीक है, यही चीज यहाँ पर बताया हुआ है लेफ्ट में, जो मैंने आपको ड्राइव करके दिखाया है। और अब आते हैं पोटेंशियल एनर्जी पे। सबसे पहले तो देखते हैं कि वर्क डन क्या होता है। जैसे कि सपोज आपने इस केस में, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, इस पर्टिकुलर केस में आपने क्या किया। इस पर्टिकुलर केस में आपने टॉर्क निकाला एक पर्टिकुलर पोजीशन पे। अब आप इसको ऐसे एज्यूम करो कि मान लो इस सेम चीज को ना, ये थीटा था, आपने इसको सेम चीज को डिस्प्लेस किया बाय एन एंगल व्हाट, बाय एन एंगल थीटा डिग्री, डेल्टा थीटा। ये थीटा 1 पे था, ऐसा एज्यूम करो कि इनिशियली थीटा 1 एंगल पे था, और फिर आपने इसको क्या किया, फिर आपने इसको रोटेट कर दिया बाय एन एंगल व्हाट, बाय एन एंगल थीटा 2। तो अब जो नया एंगल हो गया इसका वो हो गया है थीटा 2। तो इसमें वर्क डन कितना होगा ये कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। मैं थोड़ा सा आपको डायग्रामेटिकली इसको बना के दिखा देता हूँ फटाफट। ये है, इस तरह से आपने इसको रोटेट किया है फ्रॉम थीटा 1 से लेके, ये एंगल है आपका थीटा 2। ठीक है ना। ऐसे करके रोटेट कर दिया है। तो इसमें वर्क डन आपको कैलकुलेट करना है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जब भी डेल्टा डब्ल्यू आपको कैलकुलेट करना है वर्क डन, तो वो यूजुअली क्या होता है टॉर्क इंटू डी थीटा, टॉर्क डेल्टा थीटा। अब टॉर्क की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, पीई साइन थीटा डी थीटा। तो ये डेल्टा डब्ल्यू हो गया। इसको आप डी डब्ल्यू भी कह सकते हैं। अगर हल्के से एंगल के लिए आप थीटा डी थीटा एंगल के लिए आपने इसको डिस्प्लेस किया है, तो इसका जो वर्क डन होगा पी साइन टॉर्क इंटू डी थीटा, पी साइन थीटा इंटू डी थीटा। अगर आपको इसको पूरा पूरा वर्क डन निकालना है तो आपको इस वैल्यू को इंटीग्रेट करना पड़ेगा फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम थीटा 1 से लेके थीटा 2 तक। और तो आपका टोटल वर्क डन निकल जाएगा। तो दिस विल बी इक्वल टू डब्ल्यू नेट इज इक्वल टू पी ई, कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा इज माइनस कॉस थीटा, थीटा 1 से लेके थीटा 2 तक। तो पी ई इंटू माइनस कॉस थीटा 2 माइनस ऑफ माइनस कॉस थीटा 1। तो यहाँ पर वर्क डन क्या हो गया, पी ई इंटू कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ये आपका वर्क डन हो गया। ठीक है, तो ये आपका वर्क डन निकल गया है। तो जो कि हमने यहाँ पर इधर दिया हुआ है इस वर्क डन हमने कैलकुलेट करके आपको बता दिया किस तरह से वर्क निकालते हैं। अब यहाँ क्या होता है, अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी होती है तो एक्चुअली में हमें क्या पता है कि पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ द वर्क डन।
पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव ऑफ द वर्क डन होता है। तो हमारे पास क्यों होता है ये? इसलिए होता है क्योंकि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होती है उसमें क्या होता है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ, ये डिटेल में बता रहा हूँ मैं आपको, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से total work done is by all the conservative and non-conservative force, total all the forces is change in kinetic energy। और अगर कंजर्वेटिव फोर्सेस को भी इंक्लूड किया जाए तो चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी होता है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, है ना, ये वाला केस होता है। अब इसमें काइनेटिक एनर्जी तो जीरो है, तो यहाँ पर क्या होगा कि जो वर्क डन होगा पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। अब यहाँ पर क्या है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज, यानी कि अब पीई, मतलब अगर आप इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को हाई रखो तो पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल माइनस, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल माइनस फाइनल इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी एंड दैट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द वर्क डन। इसीलिए मैंने ये वाली चीज़ यहाँ पर लिखी थी। अब आपको क्या करना है, अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी चेंज निकालना है, यानी कि पीई इनिशियल, पीई थीटा वन माइनस पीई थीटा टू, तो दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन विच इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी पीई कॉस थीटा टू माइनस पीई कॉस थीटा वन। ठीक है, तो ये हो गया चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब देखते हैं, अब यहाँ पर क्या है कि अगर हमें किसी भी पर्टिकुलर थीटा पर पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि पोटेंशियल एनर्जी एट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री जीरो होती है। वाई? बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ए पॉजिटिव चार्ज क्यू फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट। अब अगर आप इस वाली पोजीशन पर देखें, ये जो पोजीशन है ना, ये वाली पोजीशन स्ट्रेट लाइन वाली पोजीशन जिसमें दोनों चार्ज यहाँ रखे हुए हैं, एक क्यू यहाँ रखा हुआ है और एक क्यू यहाँ रखा हुआ है, और यहाँ पर बीच में इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, अब इस वाली पोजीशन पर अगर आप देखेंगे ना, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, तो यहाँ पर प्लस क्यू और माइनस क्यू, क्योंकि इन्फिनिटी से अगर आप आते हैं, इन्फिनिटी से तो ये ऑलरेडी आपका जो मोशन होगा वो स्ट्रेट लाइन में होगा, तो स्ट्रेट लाइन में इसका डिस्टेंस भी वर्क, मतलब ऑलमोस्ट इन्फिनिटी से यहाँ तक का डिस्टेंस भी सेम है और इन्फिनिटी से यहाँ तक का डिस्टेंस भी सेम है ना, ये भी डिस्टेंस सेम है, ये भी डिस्टेंस सेम है, तो वर्क डन जो होगा वो ऑलमोस्ट सेम होगा। तो यानी कि वर्क डन मतलब इसके केस में, प्लस क्यू के केस में अगर आप वर्क डन वहां से लेके यहाँ तक लेके आओगे तो वो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव डब्लू, और इसके केस में जो वर्क डन होगा वो नेगेटिव डब्लू होगा, बिकॉज फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है माइनस क्यू के, लेकिन वैल्यू सेम होगी क्योंकि डिस्टेंस सेम है, इन्फिनिटी से आप यहाँ तक लेके आ रहे हो। तो जो वर्क डन होगा, वर्क डन, नेट वर्क डन यहाँ पर जीरो हो जाएगा, इसीलिए जो पोटेंशियल एनर्जी एट 90 डिग्री एंगल जो होता है ना वो जीरो होता है। तो इस चीज को हम यहाँ पे यूज करेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा कि पोटेंशियल एनर्जी एट ए पर्टिकुलर थीटा माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट 90 डिग्री इज इक्वल टू पीई कॉस 90 डिग्री माइनस पीई कॉस थीटा। अब ये जो है कॉस 90 डिग्री जीरो होता है तो ये वैल्यू जीरो हो जाएगी, ये वैल्यू भी जीरो है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि पोटेंशियल एनर्जी एट ए पर्टिकुलर एंगल थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ पीई कॉस थीटा। तो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी एट ए पर्टिकुलर पोजीशन थीटा निकल गया है और उसकी वैल्यू जो है वो है माइनस पीई कॉस थीटा। ठीक है, ये पोटेंशियल एनर्जी होती है। अब पोटेंशियल एनर्जी के अलग अलग केसेस हैं, ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी। इसमें क्या होगा, इसमें एक और चीज आपसे पूछी जाती है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है। स्टेबल इक्विलिब्रियम की जो पोजीशन वो होती है, स्टेबल इक्विलिब्रियम एक ऐसा पोजीशन होता है जहां पर आप इसको टॉर्क को, अगर इसको डाइपोल को अगर आप वहां से हल्का सा डिस्प्लेस करें तो फिर वो दोबारा ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाए। तो अगर आप देखेंगे कि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री जो पोजीशन है स्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन,
जब आप थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री से आप इसको डिस्प्लेस करेंगे ना, मतलब इसको हल्का सा रोटेट किया, तो टॉर्क उस तरीके से लगेगा जो कि उसको दोबारा उसी पोजीशन पर लाने की कोशिश करेगा, है ना। अभी आप ऊपर देख सकते हैं, जैसे यहाँ 0 डिग्री पोजीशन से मैंने इसको डिस्प्लेस किया ऊपर की तरफ, तो टॉर्क, जो नेट टॉर्क है, उसको क्लॉकवाइज घुमा के फिर 0 डिग्री पोजीशन पे लाने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए 0 डिग्री पोजीशन पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम है, और थीटा इज इक्वल टू पाई पे भी सेम ही चीज होगी, है ना। तो उसके केस में स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन ये है कि जब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होगा, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पे जो नेट टॉर्क है वो आपका जो होगा वो पीई साइन थीटा होता है, तो पीई वो 0 डिग्री होगा, नेट टॉर्क 0 हो जाएगा, है ना। अब आते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा कहाँ पर, थीटा इज इक्वल टू पाई पर। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है आपका थीटा इज इक्वल टू पाई पर। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे ना, 0 डिग्री, कोई 0 डिग्री तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पर तो आपका पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम हो गई। अब जहां पर आप इसको डिस्प्लेस करते हैं तो फिर दोबारा वो उसी पोजीशन पे आता है। अब देखो वो वाला केस कि थीटा इज इक्वल टू पाई पर क्या होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में। देखो यहाँ पे मैं एक बार बना देता हूँ तो आपको समझ में आएगा। ये आपके पास दो चार है, है ना, यहाँ पर दो चार हैं। और आपने क्या किया, यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है, और इधर भी नीचे भी आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है। अब इसमें आपने क्या किया ना, इसमें आपने इस चीज को यहाँ पे थोड़ा सा इसको डिस्प्लेस कर दिया ऐसे। ये है थीटा इज इक्वल टू पाई की कंडीशन, थीटा इज इक्वल टू पाई वाली कंडीशन। अब यहाँ पर आपने क्या किया ना, यहाँ से आपने हल्का सा इसको डिस्प्लेस किया, तो टॉर्क देखो क्या होगा। इस पर जो ऊपर वाली जो कंडीशन है, ऊपर वाला जो चार्ज है प्लस क्यू, इस पर जो टॉर्क फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में लग रही है प्लस क्यू पर, और ये है प्लस क्यू और ये है माइनस क्यू, ये थीटा इज इक्वल टू पाई डिग्री, पाई कंडीशन है। और ये है माइनस क्यू। इसके ऊपर जो जो टॉर्क लग रहा होगा वो क्या लग रहा होगा, इधर की तरफ, लेफ्ट की तरफ। तो जो इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है नीचे वाले चार्ज के ऊपर वो है ई क्यू इस डायरेक्शन में, और इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है वो है ई क्यू इस राइट वाले डायरेक्शन में। तो अब देखिए यहाँ पर मैंने इसको पाई की कंडीशन में, इधर स्ट्रेट लाइन कंडीशन में यहाँ रखा था थीटा इज इक्वल टू पाई पे, मैंने इसको हल्का सा डिस्प्लेस किया है ना, तो फिर वो दोबारा उस पोजीशन पे आने की कोशिश नहीं कर रहा। जो टॉर्क है वो टॉर्क इसको क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है, ई क्यू इंटू इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ऐसे ही ये ई क्यू इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि इसको क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है। जबकि अगर ये स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन होती तो ये इसको दोबारा उसी पोजीशन में लाने की कोशिश करता। प्लस क्यू है वो उल्टा जाने की कोशिश कर रहा है। तो ये ऐसी पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन जहां से आपने हल्का सा डिस्प्लेस किया, तो कभी भी जो सेटअप है वो दोबारा उस पोजीशन में आने की कोशिश नहीं करता है, उसको हम कहते हैं कंडीशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो थीटा इज इक्वल टू पाई डिग्री इज द कंडीशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। और एक न्यूट्रल इक्विलिब्रियम भी होता है, लेकिन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम इस केस में है नहीं। स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम थीटा इक्वल टू 0 पे, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम थीटा इक्वल टू पाई पर है, ठीक है। और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की कंडीशन अगर आप देखें तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पर होगा, जहाँ पर कोई भी फोर्स एक्स्ट्रा नहीं लग रही है और कोई भी ऐसा एक्स्ट्रा टॉर्क नहीं लग रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके सभी कॉन्सेप्ट कवर हो गए हैं, पोटेंशियल एनर्जी और टॉर्क। तो अब हम इसके ऊपर एक प्रॉब्लम देखेंगे। Now let us solve a problem related to the JEE Advanced. The question is two fixed equal positive charge each of magnitude q5 into 10 power minus 5 coulomb at located at points A and B separated by a distance of 6 मीटर। अब ये जो डिस्टेंस है आपको 6 मीटर दिया हुआ है।
ए और बी के बीच में। An equal and opposite charge moves towards them along the line COD. ये O होगा, COD, the perpendicular bisector of the line AB. ये perpendicular bisector. The moving charge when reaches the point C at a distance of 4 meter from O, ये 4 मीटर है, has a kinetic energy of 4 जूल। इस पोजीशन पर जो काइनेटिक एनर्जी है उसकी वैल्यू है 4 जूल। Calculate the distance of the farthest point D which the negative charge will reach before returning towards T। अब यहाँ बात क्या है ना कि यहाँ पर जब आपका जो चार्ज है वो यहाँ पर पोजीशन यहाँ पर आएगा इस पोजीशन पर, तो जब ये लौट के जाएगा ना उस समय इसकी जो वेलोसिटी होगी वो ज़ीरो होनी चाहिए। पहली बात तो ये है, क्यों? क्योंकि जब वो रिटर्न करेगा तो उसकी वेलोसिटी एकदम से रुकेगी और फिर लौट के आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है, हम्म अच्छा, हमें ओडी डिस्टेंस भी नहीं दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर ना इस पूरे सिचुएशन में एक्चुअली में जब हम इसको सॉल्व करना चालू करेंगे तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि यहाँ पर जो कुलुम्स लॉ है, कुलुम्स फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो एक्चुअली कंजर्वेटिव फोर्स होती है। ठीक है ना, ये हमें पता है पहले से। जब ये जो फोर्स कंजर्वेटिव जो फोर्सेस होती हैं, मतलब कि द फोर्सेस वर्क डन बाय विच डू नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ, जैसे कि mg फोर्स, और दूसरी फोर्स आपकी एक तो होती है हुक्स लॉ वाली जो स्प्रिंग फोर्स होती है, वो भी कंजर्वेटिव फोर्स होती है। तो उसके केस में क्या होता है ना कि उसके केस में जब भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं लग रही होती तो उसके केस में मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहती है, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी एट सी इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी एट डी। तब इसमें क्या होगी, मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी एट सी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट सी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट डी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट डी। ये है। अब अगर देखें तो पोटेंशियल एनर्जी एट सी इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू BC डिस्टेंस और AC डिस्टेंस, क्योंकि इक्वल है, जिसकी वैल्यू है 6 स्क्वायर प्लस, सॉरी 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, क्योंकि ये डिस्टेंस 3 मीटर है ना और नीचे वाला डिस्टेंस भी 3 मीटर है, इसलिए टोटल डिस्टेंस 6 मीटर है। 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर विच इज 9 प्लस 16 इज इक्वल टू 5। तो उसके केस में पोटेंशियल एनर्जी एट सी क्या होना चाहिए, twice of, because one potential energy due to BC, one potential energy due to AC, so twice of Q into minus Q upon 4 pi epsilon naught into R, यानी कि 5 यूनिट। अभी क्या है, ये 4 मीटर है, हाँ तो ठीक है, मीटर में 5 यूनिट, ये हो गया, ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी एट सी हो गई। काइनेटिक एनर्जी एट सी क्या है, काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है, काइनेटिक एनर्जी एट सी 4 जूल है, क्योंकि ये ऑलरेडी गिवन है। अब पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी एट डी, काइनेटिक एनर्जी एट डी जो होगी वो जीरो होगी, क्योंकि वहां से रिटर्न हो रहा है। पोटेंशियल एनर्जी एट डी क्या होनी चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी एट डी विल बी 2 इंटू क्यू इंटू माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए डी डिस्टेंस। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा कि इन सब चारों वैल्यूज को, इसको हमें इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में डालना पड़ेगा। तो इसको मैं डाल देता हूँ कि यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 में आप जब डालेंगे तो इक्वेशन 1 बिकम्स 4 प्लस 4 माइनस 2q स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 5 इज इक्वल टू 0 प्लस 0 माइनस 2q स्क्वायर बाई
4πε0 इंटू AD। क्लियर है। अब यहाँ पर Q की वैल्यू 5 इंटू 10⁻⁵ दी हुई है, तो 4 माइनस 2 इंटू 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू Q स्क्वायर इज 25 इंटू 10⁻⁻10 बाई 5 हो गया। दिस इज इक्वल टू -2 इंटू 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 25 इंटू 10⁻⁻10 बाई 80। ठीक है, तो यहाँ पर 5 5 25, तो ये हो गया 4 माइनस 90 इंटू 10⁻⁻1 9 हो गया, इज इक्वल टू -18 इंटू 25 इंटू 10⁻⁻1 अपॉन AD -5 इज इक्वल टू -18 इंटू 25 अपॉन 10 इंटू AD is equal to what? AD is equal to 18/2 यानी कि 9 मीटर। तो आंसर आपका क्या आया? AD इज इक्वल टू 9 मीटर। ये आपका JEE एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, 6 मार्क में आया था 1985 में। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में यही AD डिस्टेंस ही पूछा था। AD डिस्टेंस 9 मीटर है, तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ऑल द बेस्ट।